अब हम बात करते हैं जी ट्रू इंडियन से। हाँ जी, ट्रू इंडियन, क्या कहना चाहेंगे आप? सलाम हारिस, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे? बस ये अम, आपको और आपके जितने भी साथी हैं उन सबको आज़ादी की 75वीं साल मुबारक। खैर मतलब नाम भर की आज़ादी, अभी भी गुलाम हैं ही हम, बहुत वही मैं चीज़ों के कहने लगा था, गुलाम कैसी आजादी? कैसी हैं। कैसी बहुत आजादी है भाई? बहुत चीज़ों के हम अभी गुलाम हैं जो कि हमारी सोसाइटी मानती नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी हम्म। आपको मुबारक 75 साल। और हारिस, मैंने ये देखा है कि थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड ऑल, आजकल काफ़ी आप जैसे लोगों का जो अप्रोच है काफ़ी मतलब वाइडन है, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी आपकी वजह से सिर्फ हिंदुस्तान और बांग्लादेश में भी जो आपकी तरह जो लोग जो आपकी ही एक्टिविटी जो आपकी ही एक्टिविज्म का भाग है, वो लोग भी बाहर आ रहे हैं। सो that's a good thing which has happened in past 75 years that I would say. एंड या मतलब एफर्ट लग रहा है, अभी गाड़ी को धक्का लग रहा है, बट ये है कि उम्मीद है कि ये गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी आने वाले टाइम में। काफ़ी आप लोग की मेहनत की भी काफ़ी होगा। दाद देता हूँ मैं। होगा। ये हो ही नहीं सकता। ये जो इन्होंने इमारत खड़ी की हुई है खौफो हरास के ऊपर, इनकी आवाम कत्ल करने के लिए फौरन निकल आती है। ना इन्होंने हदीसें अपनी पढ़ी होती हैं, ना इन्होंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा होता है। इनकी जहालत जो है, जहालत का एक ही सोल्यूशन है, तालीम। और जितनी इनको तालीम मिलती है, जब इनको तालीम दी जाती है, इसलिए हर तरफ से जो इस्लाम के ऊपर जो हमला हो रहा है, हर तरफ से इल्मी, जी। एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल हमला जो हो रहा है, इनको इनको इनके तो बेड़े गर्क हुए हैं, तो परेशान सटपटाए हुए हैं। इनको तो समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा। ये हर एक को इन्होंने दबा के रखा हुआ था। ना किसी को पता, लोगों को ये भी नहीं पता सैटेनिक वर्सेस का मतलब यानी शैतानी आयात असल में है क्या। ये भी नहीं लोगों को पता कि कुरान में, इब्न शाक में, तबरी में इनके हवाले मौजूद है। तफसीर अल जलालैन में, इब्न कसीर में इसके हवाले मौजूद हैं। और अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो शैतानी आयात असल में हैं क्या। इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता। वो किसी मोमिन से पूछेगा, वो कहेगा हाँ वो शैतानी आयात जो उसने रुश्दी ने लिखी थी, अच्छा हुआ कत्ल हो गया वो, या कोशिश हुई कत्ल करने की। बस इनकी जहालत के, ये जहालत के पहाड़ पलंदे हैं ये। लिटरली जहालत के पलंदे हैं ये। अगर जहालत की डेफिनेशन हो ना, तो मदरसे में जाके फोटो खींच के ना लगा दो कि ये है जी, इसको जहालत कहते हैं। रट्टे मारेंगे कुरान के आगे पीछे, इस तरह हिफ्स किए जाएंगे, कुछ पता नहीं बीच में क्या लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं बुखारी में क्या लिखा हुआ, लेकिन गले बिल्कुल। काटने में सबसे आगे हैं, दहशतगर्दी करने में सबसे आगे हैं। बम फाड़ फड़वा लो इनसे जितने फड़वाने हैं, सब कोई है ही नहीं इनका, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन इसका ये वो चीज है कि आजकल के जमाने में जाहिल रहना मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको ये कहूंगा, ये मुमकिन नहीं है। जितने लोग, हर दफा कोई हमारे साथ नए लोग आते रहते हैं, पहली दफा बात करते हैं, मैंने आपके बारे में अब सुना हो जी, देखते हैं जी, फिर जी उनके ईमान डगमगा जाते हैं। और ये स्नोबॉल इफेक्ट है, ये बड़ा होता ही जाएगा वक्त के साथ साथ। और ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, इस्लाम तो सबसे खतरनाक मजहब है ना। यानी इस वक्त कोई और मजहब नहीं है जो कहता है कि आपने कृष्णा के बारे में बात की, आपकी गर्दन उड़ा दो, तुमने जीसस या मूसा के बारे में ये बात की, तुम्हारी गर्दन। कोई इस तरह का नहीं है। इवन के इस्लाम का सेक्ट जो है अहमदी कादियानी भी ऐसे नहीं है कि तुमने मिर्जा गुलाम कादियानी को गाली दी तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। सिर्फ सुन्नी इस्लाम, और ये खैर ये भी शिया ही है, सिर्फ ये लोग हैं जो गर्दन उड़ाते हैं मजहब के नाम पे। तो ये सदी जो है, ये इस्लाम की कब्रिस्तान, इस्लाम का कब्रिस्तान है। लेकिन इसके साथ साथ और भी लोग, हम हिंदुज्म के ऊपर बात भी नहीं करते, कितने लोग आते हैं जो कहते हैं हमने हिंदुज्म छोड़ दिया किसी वजह से, क्योंकि लॉजिक वही होती है, यूनिवर्सल लॉजिक जो है कि गॉड का कोई एविडेंस है, वही वो लॉजिक वो रीइंकार्नेशन पर अप्लाई करते हैं वही। तो ये सारे लोग हर तरफ से, ये सदी मजहबों की, सिर्फ इस्लाम की तो है ही है, लेकिन सारे मजहबों की की वो है, कब्रिस्तान बनेगा। मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। पहला मेरा सवाल ये है हारिस, कि अभी मैं जो सलमान रुश्दी पे जो कत्ल का जो हुआ था, मतलब जो उन पर अटैक हुआ था, हमला हुआ था,
वो चीज़ मैं देख रहा था कि मैं कुछ पेजेस जो है मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता रहता हूँ। देखो पाकिस्तानी जो कंटेंट पेजेस हैं जो कि पाकिस्तान के फ़िल्म एंटरटेनमेंट वो सब रिलेटेड जो कंटेंट पोस्ट करते हैं, मतलब जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ या सब भी जो भी उनसे रिलेटेड न्यूज़ पोस्ट करते हैं, वो लोग वो पेजेस जो है दे आर एप्रिशिएटिंग द फैक्ट दैट सलमान रुश्दी वाज़ स्टैब्ड और ये सब, मतलब आपको एक एक तरफ आपको मॉडर्न बनना है, आपको अपने फ़िल्म नहीं होता अपने फ़िल्म और ये आर्ट्स को प्रमोट करना है, सोशल मीडिया पे ये करना है और एक तरफ आपको ये जो ये पुरानी और घटिया सोच और जो ये मिडीवल सोच की उसको मार दिया, उसको हमला कर दिया, उसको भी एप्रिशिएट करना है। तो ये लोग कैसे ये लोग बैलेंस कर रहे हैं? ये कब तक ये दोगलापन चलेगा इनका? क्योंकि मुझे तो बड़ी हँसी आई कि यार तुम एक तो सोशल मीडिया पे अपने ये सब फ़िल्म आर्टिस्ट और फलाना ये 10 चीज़ें पोस्ट करते रहते हो। बड़ा इंडियन कंटेंट भी पोस्ट करते हो, उसके बाद तुम ये अब ये सब चीज़ फालतू की चीज़ें पोस्ट करके अपनी बैकवर्डनेस जो है उसको दिखा रहे हो। तो ये कब तक चलेगा? पाकिस्तान ये नहीं होता ये बैलेंसिंग एक्ट कब तक कर पाएगा कि रसूल की मोहब्बत भी और कहते हैं बनना हमने मॉडर्न भी है? हो ही नहीं सकता। पहला सवाल। ये ऐसे है कि मैं चाहता हूँ कि रात के वक्त ना सूरज निकल आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका कोई लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी जो है ना, मैं उनका नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी जो है ना, जो वो भी उनमें भी एक क्लास है। एक है हकीकत टीवी, अनफॉर्चुनेटली उनकी फॉलोइंग ज्यादा है, जहालत आसानी से सुना बिकती है। है, इमोशनल बातें ज्यादा आराम से बिकती हैं। उसने मैंने नहीं, मैं उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन उसने हो सकता है इसको एक तरीके का कंडोन ही किया होगा, अगर किया भी होगा, अगर इसके ऊपर उसने बात भी की। लेकिन कुछ और भी हैं, वो आप उनकी तरफ से ये चीजें नहीं देखेंगे तो आपको ये नोट करना पड़ेगा कि कई आवाजें ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना उनके ऊपर फतवे लग जाएंगे, कि बहुत सारी सोच है जो बदलती भी है और सोचती भी है। ऐसा नहीं है कि जी मैं निकल आया हूँ कोई, तो मेरे पास कोई बहुत बड़ा दिमाग है जो मैं इन चीजों की प्रॉब्लम्स देख सकता हूँ। बहुत लोग हैं जो देख सकते हैं। अब मसला ये है कि हर कोई रिलीजन में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर वो सेकुलर सोच भी रखता है, यानी सेकुलर मुराद यानी अपने दिमाग में सेकुलर सोच रखता है, यानी वो मजहब से दूर, चलो एथियस्ट अपने आप को ना भी कहे, वो मजहब को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, तो उनको भी ये जो सोशल मसाइल हैं वो नजर आते हैं। अब वो उसके ऊपर एक्टिवली काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये अब और बहस है। क्योंकि अब फर्ज करें अगर कोई ब्लॉगर है, अगर उसको ट्रैवल का शौक है, तो वो कैसे एक ऐसे मैदान में छलांग मार दे जो उसका शोभा भी नहीं है। अब एक व्लॉगर है, ट्रैवल व्लॉगर है, वो बड़ा मॉडर्न है, दुनिया ट्रैवल करता है वगैरह, अब वो रिलीजन में छलांग मार के अपना पूरा कैरियर तबाह कर दे, अपने ऊपर कत्ल के फतवे लगवा दे, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन वो सटल मैसेजेस फिर भी दे सकते हैं। तो ये स्नोबॉल इफेक्ट है, ये होता रहेगा वक्त के साथ साथ। बल्कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के ऊपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक वीडियो बड़ी अच्छी डाली, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए जरा। ये वो कहता है, तो इसके ऊपर म्यूजिक है तो ये मैं नहीं चला सकूंगा। तो बहरहाल इसमें उन्होंने लगाया हुआ था कि 75 साल हो गए हैं और हमने कायदे आजम की वो पीछे से तकरीर चल रही थी कि आप आजाद हैं अपने अपने मंदिरों गिरजाघरों में जाने के लिए। तो यहां पर उन्होंने जी दिखाया कि किस तरह हमारे ये कैसा इस्लाम है, कायदे आजम का मंदिरों में जाना आजाद है, कि जब ये हिंदुओं के टेंपल गिरा रहे हैं, जब ये कराची में कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का, गिरजाघर गिराए जा रहे हैं, यहाँ पे वो कहता है कि जी कायदे आजम की तकरीर आती है कि जी आप गिरजाघर में जाने के लिए आजाद है, मंदिर में जाने के लिए आजाद है। तो कायदे आजम एक तरफ ये कह रहे हैं, तो ये 75 सालों में हमने क्या क्या मुल्क बनाया। तो और ये हिंदू गर्ल किडनैप हो गई, ये लड़की किडनैप हो गई, इसको गोली मार दे, सिखों को पर सिख कत्ल हो गए पेशावर में, पेशावर के चर्च में बमिंग हो, ये इन्होंने दिखाया। ये देखे बड़ी अच्छी इन्होंने ई नहीं, ट्रिब्यून ने, बहुत एक्सप्रेस बड़ी ट्रिब्यून बात है, बहुत ये बड़ी बड़ी बात है, ये बहुत 75वीं हिम्मत सालगिरह चाहिए। के ऊपर उन्होंने ये दिखाया, 75वीं साल। तो ये देखें, कमेंट चेक करो, ओ जी आप क्यों ये दिखा रहे हैं, ये अच्छा इसने किया है कि आप पीपल आर गेटिंग अफेंडेड एट द टाइम, कि भाई अब और किस वक्त आपको दिखाया जाए, ओ जी हम जी ये आप नेगेटिविटी क्यों दिखा रहे हैं हमारे योम आजादी के वक्त। ओ भाई तुम्हें आम दिनों में हम दिखाते हैं तो तुम क्या कर लेते हो। यही मौका है तुम्हें दिखाने का कि 75 सालों में तुमने क्या अखज किया, क्या तुमने 75 सालों में कौन से झंडे गाड़ दिए, कौन से आपने जी साइंसदान पैदा कर सही दिए, बोल। कौन से आप चांद पे चले गए हैं, कौन सा आपने अपनी
अकलियतों को महफूज कर लिया। ओए अकलियतों को छोड़ो, कौन से तुमने अपने फिरकों में शियों को कितने को कत्ल कर दिया, कोई हजारों की तादाद में शिये कत्ल हो चुके हैं पाकिस्तान में। आपसे तो क्या किया बांग्लादेश क्या नहीं तुमने? संभला गया, बांग्लादेश नहीं संभला आधा गया। मुल्क तोड़वा लिया, आधा मुल्क तोड़वा लिया। क्या किया क्या? ओ जी हाँ 75वीं सालगिरह, हैप्पी बर्थडे, हाँ जी हैप्पी, प्राउड टू बी अ पाकिस्तान। ये प्राउड टू बी पाकिस्तानी, कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। किस चीज में कारनामे सर अंजाम दिए? दहशतगर्दी में। ओ गुस्ताख रसूल की 167 तन से जुदा लाख बंदा मीनार पाकिस्तान पे इकट्ठा करके जी मुमताज कादरी को हीरो। और क्या किया तुम लोगों ने? कोई कुछ, हसन निसार कहते हैं सुई तक नहीं याद कर सके। जब आजाद हुआ था पाकिस्तान, गंदुम को एक्सपोर्ट करता था। हाँ बच्चे बड़े तेजी से पैदा करते हैं, वाह जी वाह, लाइट चलेगी चलो जी बच्चा पैदा करें। एक्सपोर्ट करते थे गंदुम को, और अब गंदुम को इंपोर्ट करते हैं। यानी अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो ये अपने लोगों को खाना भी नहीं खिला सकते। ये हाल है इनका। आईफोन शाईफोन तो भूल जाए, पेट्रोल गाड़ियों में पेट्रोल डालना तो भूल जाए, खोते रेडी पे सफर करेंगे। और ये ऐसी नाकामी है, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ। मेरी एक, चलें उसको बाद में कभी बात करेंगे, वो उनका नाम नहीं लिया जा सकता। मैं हमेशा से, मुझे एक सवाल ने बड़ा तंग किया कि क्या वजह हो सकती है कि कायदे आजम ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं किया। यानी ये मुझे हमेशा से एक बात बड़ी तंग करती थी कि कायदे आजम ने एक लॉयर होके, अगर उन्होंने इसको एज अ केस देखा कि मैं केस जीतना, एक मेरा केस है महात्मा गांधी और ये इंडिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक मैं मुकदमा, एक मुझे केस आया तो मैंने अदालत में जीतना है केस, तो उन्होंने उसको एज अ केस देखा, अपनी अना का मसला बना, जीत गया, ठीक है। 11 अगस्त को चाचा नेहरू ने उनको धमकी लगाई कि अगर तुमने हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो हमने सारे मुसलमान इधर भेज दें। उसके बदले में उन्होंने ये तकरीर कर दी कि आप आजाद हैं, अपने अपने गिरजाघरों, बस इतना ही हमारे सेकुलर पाकिस्तानियों के पास बस यही है और कुछ नहीं है अपेरेंटली। तो प्रोफेसर इश्तियाक साहब ने बुक लिखी हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि जी जिना साहब ने देवबंदियों को भी अपीस किया, जमात इस्लामी को भी अपीस किया, उन्होंने बरेलवियों को भी अपीस किया, सबको अपीस किया, ठीक है। और एक कंफ्यूज्ड पॉलिसी दी, ये भी कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले लिखा जा चुका है, आई द कुरान। ये भी कहा कि इस्लाम की ये तजुर्बा गाह है, ये भी उन्होंने कहा। तो एक जगह पे ये भी कहा कि आप आजाद हैं। तो मैं ये कहता था चले जो भी है, आपने एक मुल्क बनाया, यू वर अलाइव फॉर 18 मंथ्स आफ्टर, ठीक है ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन आपने कुछ एक लाइन तो लिखी होगी कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। स्टैंडर्ड नैरेटिव ये है जो कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने दिया कि ये मिथ है, कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो कोई कानून लिख रहा था। लेकिन मैंने फिर देखा, फातिमा जिन्ना की जो किताब है, मैं आपको उसके रेफरेंसेस देता हूं। फातिमा जिन्ना की किताब है, उसमें उन्होंने ये बातें लिखी कि कायदे आजम एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख रहे थे। अब मैं आपको कुछ कोट्स पढ़ के देता हूं आपको। पेज नंबर 11 के ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का जिसको अभी हमने बनाना है, टू विच ही अप्लाइड हिज माइंड एज ऑफ्टन एज ही कुड फाइंड टाइम, जिसके ऊपर उन्होंने अक्सर अपना वक्त देते रहे अपनी स्टडी में बैठ के, सराउंडेड बाय बुक्स डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस। अब ये पेज 11 में फातिमा जिन्ना ने लिखा हुआ कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम कर रहे थे और उनके इर्द गिर्द दुनिया के मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशंस पड़े हुए थे, जिसमें 100% अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, जो कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये उन्होंने पेज नंबर 11 में फातिमा जिन्ना ने लिखा है। अच्छा जी, अब आगे उन्होंने 14 अप्रैल 1948 को, ये भी पेज नंबर 15 पे लिखा, उन्होंने जाके बताया पेशावर में, उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को तकरीर की कि हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, आपका अलायंस जो है, आपकी जो लॉयल्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, आपकी लॉयल्टी हुकूमतों के साथ नहीं है, हुकूमतें आती जाती रहती है। तो इससे ये पता चलता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस का भी एहसास था। अब ये मैं सिर्फ एक क्वेश्चन रख रहा हूं पाकिस्तान के हिस्टोरियंस के सामने, जो कि मुझे इसका कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। मैंने एक दो ईमेलें की, अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट वेरी इंप्रेसिव। अच्छा जी, एक और कोट मैं आपको पेज नंबर 19 से देता हूं। क्वेटा पारसी कम्युनिटी में उन्होंने कहा कि इन द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स इट विल टेक 18 months to 2 years बिफोर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज रेडी।
यानी यहां पर भी वो कह रहे हैं कि 18 से 2 महीने से 2 साल लगेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रेडी होगा। अब ये किस बेस पे कोई कह सकता है? अगर मैं आपको कहूं कि 2 सालों में मेरी बुक रेडी होगी, तो मैंने एक आधा चैप्टर लिखा होगा, मैंने कोई एक आधा जुमला लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल होता है, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, कोई एक आधी उन्होंने लाइन लिखी होगी। फातिमा जिन्ना कह रही कि स्टडी में बैठ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रखी, तो कहां है वो? एक सफा नहीं हमें मिला। आगे चलते हैं, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये भी फातिमा जिन्ना अपनी किताब में क्या लिखती हैं, ये 2 जगह पे उन्होंने बताया। पेज नंबर 19 पे वो लिखती हैं कि मुझे याद है कि कायदे आजम कितना एंग्जाइटी का शिकार होते थे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बड़ा परेशान रहते थे वो, कि वो अभी लिखना है, ठीक है, मान लिया कि अभी लिखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता, शुड बी फ्रेम्ड, यानी उसको हमने तैयार करना। और फ्रीडम, फंडामेंटल फ्रीडम टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान हमने बनानी है, and that he hoped to complete this task in about 2 years, it will be a constitution. He will often say, यानी वो अक्सर कहेंगे कि that will be worthy of a free people of a free country। और आगे ये लिखते हैं, वो कहते हैं कि उनको बड़ी तकलीफ होती थी इस बात से कि ये इतनी इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको मैं अपनी बार बार बीमारी की वजह से मैं इसको वक्त नहीं दे पा रहा। यानी इससे ये पता चलता है कि भाई he was hoping to get it done। अच्छा जी, और क्या लिखते हैं उसी पेज नंबर 90 पे, वो कहते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है विच वुड बी लिबरल। ये लिबरल का वर्ड उन्होंने यूज किया। ये पेज नंबर 19 पे फातिमा जिन्ना कह रही है, ये कोई और नहीं कह रहा, फातिमा जिन्ना कह रही है। अगर ये इसको हम सूले हदीस लगाए ना, ये मुसलमानों का सूले हदीस है, इससे सही सनद और कोई हदीस ये बल्कि कुरान के दर्जे पे है, ये इतना सही है ये कि फातिमा जिन्ना ने, जो उनकी बहन थी, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में। मेरा सवाल ये है कि जब वो मर गए कायदे आजम, मान लिया कि उन्हें वक्त नहीं मिला, वो कायदे इस्लाम पाकिस्तान बनने के कितने, मेरा ख्याल 13 महीने बाद वो मर गए, आखिरी 5-6 महीने बड़े बीमार थे। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि वो ही वॉज ड्राफ्टिंग समथिंग, ही वॉज राइटिंग समथिंग, उसका एक जुमला बचा होगा, उसका एक सफा होगा, वो किधर गया? मुझे ये लगता है, अब ये मैं कंस्पिरेसी थ्योरी देने लगा हूं, लियाकत अली खान ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी उसमें जी ये इस्लाम के, उन्होंने इस्लाम घुसाना शुरू कर दिया। मुझे ये लगता है कि कायद, और ये भी उनकी किताब में लिखा हुआ कि उनको रेडियो से ऐलान, वो रेडियो पे तकरीर करते होते थे, उनको आखिरी तकरीर नहीं करने दी लियाकत अली खान ने। मुझे ये लगता है कि लियाकत अली खान ने उसको, या पाकिस्तान की लेटर एस्टेब्लिशमेंट ने, जो कोई एक सफा लिखा होगा, 2 लाइनें लिखी होंगी, उसको इन्होंने जान के डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मुझे लगता है, ये मेरा क्यास है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी वजह, ये जो 4 जगह पे फातिमा जिन्ना ने इसका जिक्र किया कि वो काम कर रहे थे और ये कहा कि लिबरल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, वो किधर गया? क्योंकि आजकल का जो पाकिस्तान है वो लिबरल नहीं है। लिबरल ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क में कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो, या कोई इस मुल्क का सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता जो मुसलमान ना हो। ये लिबरल, इसको लिबरल नहीं कहते, चीफ इसको जस्टिस, लिबरल नहीं कहते। प्रेसिडेंट भी चीफ हाँ जस्टिस, आर्मी चीफ भी। हाँ, इसको लिबरल नहीं कहते। तो कायदे आजम ने अगर ये सोचा, अब इसके ऊपर मुकदमा वो ये देते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद वगैरह कि आपने मुल्क को तोड़ा ही ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, तो आप सेकुलर की बात कैसे कर सकते हैं? मेरा ख्याल इसलिए सेकुलर करने उन्होंने लिबरल का वर्ड यूज किया। तो आप उसकी बात, अब इसके ऊपर भी हम ये, ऐसा भी हो सकता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, आपने पहले केस बनाया, आपने कहा कि हम मुसलमान अलहदा, 2 कौमी नजरिया थी, हम आपसे अलहदा, हम अलहदा मुल्क चाहिए। अच्छा, उसमें भी अलहदा, इतना सीधा आर्ग्यूमेंट है कि आधे मुसलमान उधर रह गए, आधे इधर रह गए, ये क्या हुआ? अच्छा जी, अब बन गया है, नाउ ही मे बी ही वांट, अब 2 जगहों पे कायदे आज़म ने ये भी कहा, अब ये यही समझा था कि उनके जहन में क्या था, हम यही सोच कर सकते। वो कहते थे कि वो तारिक अली ऑथर हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, कम्युनिस्ट थे, लेकिन अब मेरा ख्याल सेकुलर, बड़े ही वेरी वेल रिस्पेक्टेड, ऑस्ट्रेलिया में भी आके तकरीरें करके गए हैं, कभी कभार टीवी पे भी आए हैं। उनकी जो वालदा थी, उनकी जो मदर थी, उनका एक मुकालमा हुआ, ये मैंने डॉक्टर इश्तियाक अहमद से सुना, उनका एक मुकालमा हुआ कायदे आज़म के साथ, शी वाज अ यंग लेडी एट दैट टाइम, तो उन्होंने कहा, यंग लेडी, यू आर नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं नहीं चाहती कि हमारे लोग बट जाएं। तो उन्होंने कहा, यंग लेडी डोंट वरी, ये पार्टीशन ऐसी होगी कि आप नाश्ता लाहौर में करेंगे और दोपहर का खाना दिल्ली में करेंगे। ये उनके जहन में होगा
कि हाँ भाई चलो हमने पार्टीशन कर लिया बट वी विल। एक और उनका कोट उनसे एट्रीब्यूट किया जाता है कि ये ऐसा होगा जैसे जैसे अमेरिका और कनाडा, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन हाँ, ऐसे ये होंगे। मैंने बहुत सुना है। सो ये मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं ये समझ रहा हूं कि शायद उनके जहन में ये आइडिया होगा कि हाँ अभी मैंने काट तो दिया मुल्क, लेकिन वी विल ट्राई टू नॉर्मलाइज इट। लेकिन वो मर गए 13 महीने बाद ही, तो हाउ कुड दिस गो एनी फर्दर? तो इसका इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसका 1 लाइन 2 लाइन वो किधर है? इन्होंने जला दिया या अभी भी कहीं आर्काइव्स में महफूज है? हु नोज दिस? ये मेरा क्वेश्चन है सारे जो कायदे आजम के बायोग्राफर्स हैं। आई एम सॉरी, आपकी मैं थ्योरी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हाँ वो ऐसे था तो उन्होंने इसके ऊपर किया, इसका यस वो भी सही है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश ना की हो। सो दैट्स ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, इसके पीछे जो वजह जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मतलब मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने मुझे बताया है, वो ये वजह होती है कि वजह है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब बहुत जल्दी फौत हो गए। वो मतलब आज़ादी के महज़ 1 साल बाद ही फौत हो गए। 13 मंथ्स, हाँ, या हाँ, 1 साल बाद ही फौत हो गए। तो और ऊपर से जिन्ना साहब देखिए, हिंदुस्तान में भी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान को भी 3 साल लग गए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2.5 साल लग गए अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करने में। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा, जिसके हेड अम्बेडकर साहब थे, बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों की एक ग्रुप ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल थे। मतलब उनको हर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज था। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी नेहरू जी के साथ। और उन्होंने एक पूरा फोकस रखा कि नहीं, ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी और पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट होगी और ये हम करके ही रहेंगे। सो इट टुक टाइम, 2.5-3 साल का वक्त लगा, जो कि पाकिस्तान में जिन्ना साहब को नहीं मिला। और ना जिन्ना साहब ने इसके आज़ादी के वक्त या फिर आज़ादी से पहले कोई एक टीम फॉर्मेशन की थी अपनी, कि यार चलो मैं कोई बी.आर. अम्बेडकर जैसा बंदा, कोई उन्हीं के लेवल का इंटरेस्ट, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज्ञान हो, ह्यूमन राइट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानता हो, वैसे ही पूरी एक टीम बनाता हूँ ड्राफ्टिंग कमिटी की, जो कि इस पे काम करे और मेक श्योर करे कि अगर मैं ना रहूँ तो ये चीज़ पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट हो। तो वही था कि जब वो फौत हो गई उनकी, तो उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी बची नहीं जिसने मेक श्योर किया कि ये जो इंस्टीट्यूशन जिस पे जिन्ना जी काम कर रहे थे वो ही इम्प्लीमेंट हो। उनके बाद जो है लियाकत अली खान आए, या फिर जो भी आर्मी चीफ आए, हाँ ये उन्होंने पता है, तो बल्कि यही मैंने बात किया ना। आई मीन दैट्स ऑब्वियसली ये क्या है हमारा, लेकिन चले आगे आपका पॉइंट, और यही यही हमारा भी यही ख्याल है। बहुत शुक्रिया आने का और थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन हारिस, इफ यू जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी पाकिस्तान में जैसे हम लोग देख रहे हैं, अभी मतलब चीज़ें तो ठीक है, स्टेबल हैं, नॉट नॉट गोइंग इन टर्म लाइक श्रीलंका के रास्ते पे तो अभी नहीं जा रहा, बट फिर भी काफ़ी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है अभी। कुछ कुछ वहाँ न्यूज़ में आता है कि वीकेंड्स में कई बार तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद हो जाते हैं ताकि पावर कंजम्पशन ना हो उतना, ये सब हो रहा है। तो क्या ये प्रेजेंट गवर्नमेंट और प्रेजेंट आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, क्या ये चीज़ों को डाउनहिल जाते हुए बचा पाएगी? और आप किस किस एक्सटेंट पे देख रहे हैं आने वाले 10-12 साल बाद, क्या ये चीज़ें चल पाएंगी अभी जिस हिसाब से ये चल रहा है? मतलब बिकॉज आई डोंट सी कि अब किसी भी मुल्क में आप वीकेंड और ये सब हर अल्टरनेट डे पे आप पावर कट कर, अब शॉपिंग मॉल्स बंद करें जस्ट फॉर द सेक कि आपका चले कंजम्पशन कम इसके हो। ऊपर हमने पहले बात की हुई है, मैंने अभी पाकिस्तान के हवाले से मेरा ख्याल पिछले हफ्ते बात की थी। टीनू उसका वीडियो का क्या था, पाकिस्तान, व्हाट हाँ आर इमरान योर खान वही एंड है। व्हाट आर योर उसमें मैंने डिटेल से जवाब दे दिया हुआ इसका, उसके ऊपर And दोबारा what बात are नहीं your क्या hopes करनी। and what are your hopes with कुछ the नहीं है, current आई डोंट नो मेरा ओके Sabah चल, Sharif बहुत जी? शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ और इस पे मैंने आपको बता दिया मैं पहले कि ये काम ज्यादा देर नहीं चल सकता। और जो अभी 2 अरब डॉलर IMF ने जिस तरह इनका खून निचोड़ के इनको दिया, इनके तरले करवा के, तो ये अगली दफा फिर इनकी बाजू मरोड़ते रहेंगे। सो दिस इज नॉट सस्टेनेबल। आई डोंट थिंक ये ज्यादा देर चलेगा। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नो होप्स। ये टूट भी सकता है, ये डिफॉल्ट हो सकता है और ये टूट सकता है। अगर ये डिफॉल्ट हो जाए तो ये अर्जेंटीना की तरह का डिफॉल्ट नहीं होगा, ये श्रीलंका की तरह का डिफॉल्ट नहीं होगा। वहां से पठान भी आएंगे, तालिबान भी आएंगे, उधर से बलोचिस्तान की जो मूवमेंट है वो भी ज्यादा गर्मी पकड़ लेगी, तेजी आ जाएगी, और चाइना भी आ जाएगा ग्वादर के ऊपर।
कहने कि भाई ये मेरा, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो रह जाए कि आपका पंजाब रह जाएगा। और अगर इंडिया ने सिंध में कहा कि चलो भाई इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, तो फिर आपका वो भी चला जाएगा, फिर हो सकता है सिंध में भी कुछ हो सके और आपके पास रह जाएगा सिर्फ पंजाब। तो उसको क्या करना हो, इतना बड़ा पाकिस्तान था, बांग्लादेश खोया, फिर ये हो सकता, आई डोंट नो, आई होप इट ना ऐसा ना हो, क्योंकि अनस्टेबिलिटी बहुत होगी। लेकिन तालिबान तो कहते हैं पेशावर तक हमारा, पख्तून ख्वा सारा उनका है। चाइना ने पहले भी हरकत की हुई है हेम्बन-टोटा में, चाइना में, और जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं वहां पर भी इसी तरह की हैवी इन्वेस्टमेंट करके वो ले लेंगे कि ये एयरफील्ड हमारी है, ये पोर्ट हमारी है। तो ये चीजें बड़ी मुमकिन है, तो ये हो सकता है। फिलहाल इन्होंने ये $2 अरब पता नहीं आया अभी तक के नहीं आया, यही कह रहे हैं आ रहा है उसी तरह जैसे बांग्लादेश के वक्त अमेरिका का बेड़ा आ रहा है, तो हु नोस, लेकिन इतना आसान नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।